हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 2019 का ट्रांसमिशन का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का जितना भी MCQs क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डिटेल में आपको बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारा ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इन ट्रांसमिशन लाइन क्रॉस आर्म आर मेड ऑफ। क्रॉस आर्म किसको कहते हैं? तो इस तरह का आपने टावर देखा होगा और यहाँ पर इंसुलेटर लगा हुआ था। तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर इंसुलेटर लटकाते हैं इसको हम लोग क्रॉस आर्म कह रहे हैं। तो पूछा जा रहा है ये क्रॉस आर्म किसका बना हुआ होगा? तो ये जनरली स्टील का बना हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी आपका एल्युमिनियम या कॉपर RCC का नहीं बल्कि स्टील का बना हुआ क्रॉस आर्म हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बाई। इलेक्ट्रिकल पावर को किस तरह से ट्रांसमिट कर सकते हैं? ओवरहेड है, अंडरग्राउंड है और दोनों है या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, यानी A एंड B दोनों, यानी ओवरहेड और अंडरग्राउंड दोनों की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी ट्रांसमिटेड। लेकिन अगर पूछा जाता है जनरली कौन सा ट्रांसमिट किया जाता है, तो ओवरहेड किया जाता है जनरली, लेकिन हम लोग कर सकते हैं कैन बी ट्रांसमिटेड, यानी ओवरहेड और अंडरग्राउंड दोनों की सहायता से कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन, इन ट्रांसमिशन लाइन सैग डिपेंड्स अपॉन। यानी सैग किसको कहते हैं? तो इस तरह का आपने टावर देखा होगा और टावर के बीच में कंडक्टर लगा हुआ होता है। तो कंडक्टर के अंदर जो लूजनेस होता है, ढीलापन होता है, इसी को सैग कहा जाता है। यह हम लोग इसका डिफिनेशन देते हैं, द कॉन्टैक्ट पॉइंट एंड द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, द डिफरेंस बिटवीन देम इज नोन एज सैग। यहाँ पर सैग दिखाया जाता है। तो ये सैग यानी ढीलापन तार के अंदर किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है उसको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो सैग का फॉर्मूला आपका WL²/8T आपने पढ़ा होगा, यानी वेट पर भी डिपेंड करता है, लेंथ पर, टेंशन पर, सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो कंडक्टर मटेरियल कैसा है? मटेरियल जैसा रहेगा उतना ज़्यादा वेट होगा इसका, यानी कॉपर का अंदर सैग ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम में कम होता है थोड़ा। तो कंडक्टर मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। लेंथ स्पैन और लेंथ ऑफ स्पैन पर तो स्क्वायर में डिपेंड करता है, टेंशन पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, यानी इसका करेक्ट आंसर डी होगा। तो ये तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरह से ट्रांसमिट कर सकते हैं? हाई वोल्टेज DC सिस्टम है, हाई वोल्टेज AC सिस्टम है। तो आपने ट्रांसमिशन के अंदर पढ़ा होगा, HVDC सिस्टम भी पढ़ा होगा, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन, और EHVAC सिस्टम भी पढ़ा होगा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन। यानी हम लोग DC और AC दोनों से हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया, यानी दोनों की सहायता से ट्रांसमिशन का काम किया जा सकता है, हाई वोल्टेज DC और हाई वोल्टेज AC। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा नाउ-ए-डेज कौन सा यूज़ किया जाता है? तो नाउ-ए-डेज हम लोग EHVAC सिस्टम को, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC सिस्टम को प्रीफर करते हैं, लेकिन हम लोग दोनों से ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करोना इज़ अकम्पेन्ड बाई, यानी करोना आपको किस तरह से दिखेगा? करोना की दृश्यता क्या है, किस तरह से आप पता करिएगा करोना यहाँ पर अपेयर हो रहा है, अकर हो रहा है कंडक्टर में? तो वायलेट विजिबल डिस्चार्ज ये करोना का लक्षण है, यानी हीजिंग सॉइंड, रेडियो इंटरफेरेंस। तो आपने अगर करोना टॉपिक पढ़ा होगा, इस पर वीडियो भी बना हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा करोना के अंदर हमारा वायलेट कलर अपेयर होता है, कंडक्टर के चारों तरफ हीजिंग नॉइस प्रोड्यूस होता है, रेडियो इंटरफेरेंस होता है। ये सारा चीज़ आपका करोना के अंदर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 5वां क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है, 66 kV सूटेबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर, यानी 66 kV की लाइन कितना दूर तक ले जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी 66 किलोमीटर तक हम लोग 66 kV को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन भी होता है। तो इसका लेंथ आपने पढ़ा होगा शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, तो वहाँ पर आपका वोल्टेज और उसके साथ किलोमीटर भी दिया होता है। तो उसके अनुसार यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया परमिजिबल वेरिएशन फ्रीक्वेंसी। नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर भी। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर पावर सिस्टम में कितना वेरिएशन हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी ±3% आपका वेरिएशन हो सकता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन पूछेगा, वेरिएशन पूछेगा, डिस्ट्रीब्यूशन साइड तो ±6% होता है। लेकिन आपसे फ्रीक्वेंसी वेरिएशन पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी फ्रीक्वेंसी ±3% वैरी कर सकता है। और स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, ये हमारा सातवां क्वेश्चन हो गया। आठवां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन इंडिया वोल्टेज ट्रांसमिशन इज डन बाई, मोस्टली किससे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं? अब देखिए, इससे पहले पूछा जा रहा था एसी से करते हैं या डीसी से ओवरहेड करते हैं या अंडरग्राउंड कैन पूछा जा रहा था, कैन भी यानी किससे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है मोस्टली किससे करते हैं। तो मोस्टली हम लोग किससे करते हैं? ओवरहेड सिस्टम। हर जगह देखिएगा तार ऊपर में लगा हुआ होता है, तो हम लोग ट्रांसमिशन का जो काम होता है वो मोस्टली ओवरहेड सिस्टम से करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सातवां क्वेश्चन का। आठवां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पोल माउंटेड सब स्टेशन आर यूज। पोल माउंटेड आपने देखा होगा, इस तरह का 2 पोल रहता है और यहाँ पर हम लोग बेस बनाकर ट्रांसफार्मर रखते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर कहाँ पर लगा रहता है? ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, यहाँ पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पोल माउंटेड सब स्टेशन आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तो ये 9th क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 11 kV टू 0.44 kV ट्रांसफार्मर इज़ यूज, यानी वही 11,000 वोल्ट से आपका 440 वोल्ट के अंदर जो ट्रांसफार्मर ट्रांसफ़र कर रहा है वो उसका बेस किस तरह रहता है? फाउंडेशन रहता है, पोल माउंटेड रहता है या दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी 11 kV। आप घर के पास देखिएगा जो ट्रांसफार्मर रहता है वो हमेशा पोल माउंटेड रहता है, यानी पोल पर लगा हुआ होता है। तो पोल माउंटेड इसका करेक्ट आंसर। और इससे हायर वोल्टेज पर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो फाउंडेशन यानी ज़मीन में हम उसको रखते हैं तो उसको हम लोग फाउंडेशन बेस्ड ट्रांसफार्मर कहेंगे। और ये वाला जो 11 kV टू 440 होता है वो पोल माउंटेड होता है। तो 10 का आपका करेक्ट आंसर बी हो गया। 11वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आउटडोर सब स्टेशन रिक्वायर मोर स्पेस या लेस स्पेस। इसमें देखिएगा हम डिफरेंस के अंदर आपको आउटडोर और इंडोर के अंदर बताया था कि इंडोर में ज़्यादा स्पेस लगेगा क्योंकि बिल्डिंग बना होता है बिल्डिंग। लेकिन आपका जितना भी MCQs हमने सर्च किया वहाँ पे सारे जगह पर आपका जो आउटडोर है उसका स्पेस ज़्यादा दिया हुआ है। इसका मतलब कि आपका आउटडोर में केवल इक्विपमेंट को हम कंसीडर नहीं करें, उसके अलावा जो खाली जगह छोड़ा हुआ है उसको भी हम सब स्टेशन के अंदर कंसीडर करेंगे। तो इस हिसाब से आपका स्पेस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा इंडोर की तुलना में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए है। आउटडोर सब स्टेशन के अंदर स्पेस ज़्यादा होता है, खाली जगह भी छोड़ा होता है वो भी सब स्टेशन के अंदर ही है, तो स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन हो गया। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ओपन फॉल्ट इज़ वेरी कॉमन। ओपन फॉल्ट किस में होता है? तो ये ओवरहेड सिस्टम, अंडरग्राउंड सिस्टम दोनों है। इसका करेक्ट आंसर ये हो गया ओवरहेड सिस्टम। चाहे ओपन सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट हो, सारा जितना भी फॉल्ट होता है वो ओवरहेड सिस्टम में ज़्यादा कॉमन होता है, ज़्यादा फॉल्ट होने का चांस होता है। अंडरग्राउंड केबल के अंदर फॉल्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओपन फॉल्ट किस में होगा? ओवरहेड सिस्टम के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोरे लोब टेस्ट इज लोकेट द ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट। तो इसका ओपन लूप जो टेस्ट होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं वो अर्थ फॉल्ट मालूम करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया, यानी हम लोग इसका उपयोग करेंगे लोकेट यानी दर्शाने के लिए, मालूम करने के लिए। किसको? तो अर्थ फॉल्ट को। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। ये 10 क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर पूछा जा रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा आपने, बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर भी पढ़ा होगा। फोटोवोल्टाइक सेल आर मेड ऑफ, यानी जो पीवी आपका रहता है सेल वो किसका बना हुआ होता है? तो ये सेमीकंडक्टर का बना होता है। फोटोवोल्टाइक सेल जो सोलर पैनल वगैरह काम करता है वो किसका मटेरियल का? सेमीकंडक्टर। ठीक है, जनरली सिलिकॉन या जर्मेनियम का उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, बायोमास इज एन एनर्जी सोर्स ऑफ। बायोमास कैसा एनर्जी सोर्स है? रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है? तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जनरेशन के अंदर का ये क्वेश्चन है। बायोमास आपका क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। बायोमास के अंदर कितना क्या क्या आता है? तो जितना भी आपका पेड़ पौधा है, लकड़ी है, गोबर है, ये सब बायोमास के अंदर आता है। तो गोबर को हम लोग क्या यूज़, एक दिन में ख़त्म नहीं हो रहा, फिर डेली गोबर आप
आपके पास आ रहा है, तो ये एक ऐसा सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स है, यानी हमको हमेशा मिलता रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, इन विच सीजन कोरोना लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन इज मोर। कौन से सीज़न के अंदर, कौन से मौसम के अंदर ज़्यादा कोरोना अपेयर होगा। समर है, विंटर है, तो इसमें विंटर के दिन में ज़्यादा होगा, जाड़े के दिन में। यह ऑप्शन रहता है इसमें रेनी सीजन, तो रेनी में आपका सबसे ज़्यादा होता है। ये स्टॉर्मी वेदर भी कहीं कहीं पर ऑप्शन में देता है, तो स्टॉर्मी या रेनी रहेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो समर और विंटर की तुलना में विंटर के अंदर, जाड़े के दिन में ज़्यादा आपका कोरोना होगा, क्योंकि फ्री आयन से ज़्यादा होंगे और आसानी से कोरोना अपेयर होगा। मौसम थोड़ा नरम रहता है, मौसम के अंदर नमी रहती है, तो कोरोना अपेयर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अच्छा यहाँ पे स्किन इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज। स्किन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, वीडियो भी बना हुआ नहीं है, तो स्किन इफेक्ट का वीडियो देख लीजिए। इसमें इंक्रीज कहा जा रहा है, कौन सी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो स्किन इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, इफेक्टिव वैल्यू, क्योंकि आपको मालूम है स्किन इफेक्ट में क्या होता है, कंडक्टर के चारों तरफ से करंट फ्लो होने लगता है और सेंटर वाला पार्ट यूज से नहीं होता है, तो यानी कि एरिया क्या हो गया, करंट फ्लो होने का एरिया घट गया, केवल बाहर से हो रहा है। तो हमको मालूम है R प्रोपोर्शनल टू रो L बाई ए, तो एरिया घट गया तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए आपका स्किन इफेक्ट के अंदर रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और उसकी वजह से लॉसेज भी बढ़ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शैकिल इंसुलेटर आर यूज। शैकिल इंसुलेटर को उपयोग करते हैं। शैकिल इंसुलेटर आपने देखा होगा, स्मॉल टाइप का इंसुलेटर इस तरह का रहता है, लगा हुआ, बीच में थोड़ा सा घाट टाइप का बना हुआ होगा। इमेज सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। तो शैकिल इंसुलेटर का यूज़ हम लोग लो वोल्टेज पर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जहाँ पर टेंशन ज़्यादा होता है वहाँ पर शैकिल इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो ये लो टेंशन के लिए हम लोग शैकिल इंसुलेटर का उपयोग करते हैं, और हाई टेंशन जहाँ पर रहेगा, हायर वोल्टेज पर हम लोग स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोस्ट इकोनॉमिकल। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल कौन है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है वो डीसी सिस्टम होता है। आपने पढ़ा होगा कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, सिंगल डीसी सिस्टम, एसी सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिकल होता है वो डीसी सिस्टम होता है। डीसी के अंदर डीसी 2 वायर सिस्टम होता है। इसके अलावा आपका जब हम लोग ओवरऑल भी बात करेंगे तो भी डीसी सिस्टम ही होगा, लेकिन जब केवल 3 फेज का बात करेंगे यानी एसी सिस्टम का, तो एसी सिस्टम के अंदर फिर 3 फेज आता है। ठीक है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम इकोनॉमिकल होता है, लेकिन डीसी से तुलना कीजिएगा तो डीसी सिस्टम ही आपका सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमको कुछ और एडवांटेज मिलता है एसी में, तो इसीलिए हम लोग 3 फेज एसी सिस्टम का उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल पैसा के हिसाब से डीसी सिस्टम ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अंडरग्राउंड केबल सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड, यानी अंडरग्राउंड केबल को हम लोग कितना वोल्टेज तक उपयोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो 66 kV तक हम लोग अंडरग्राउंड केबल को उपयोग कर सकते हैं, उससे अधिक पर नहीं। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितना आप शेयर कीजिएगा दूसरों को हेल्प मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।